हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी संतोष धवन। हम पढ़ रहे थे न्यूटन के गति का प्रथम नियम, और उसमें न्यूटन के गति के प्रथम नियम में हम न्यूटन के गति का प्रथम नियम और उससे आने वाली बल की परिभाषा को हमने अध्ययन कर लिए थे। लेकिन एक बार हम उससे ही जड़त्व के नियम को, उसमें ही न्यूटन के प्रथम नियम में ही जड़त्व की परिभाषा भी दी गई है और संवेग की भी परिभाषा दी गई है। लेकिन हम इससे पहले इसको पढ़ें, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन का प्रथम नियम बिल्कुल सिंपल है। न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जा सके। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बस यही कहता ही है कि यदि कोई स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जा सके, बस। और यहां से हमने बल की परिभाषा देखी थी। लेकिन हम आगे दोस्तों जड़ तो देखेंगे, और आप जड़ तो जानते हैं कि जड़ तो गैलीलियो साहब ने दिए थे और न्यूटन का प्रथम नियम न्यूटन साहब ने दिए थे। लेकिन आपको एक बात ये भी बता दे कि ये जो जड़त्व का नियम है दोस्तों, आप ये समझिए, जो ये इनर्शिया है, ये जो जड़त्व है, ये गैलीलियो साहब दिए थे। लेकिन गैलीलियो साहब बहुत पहले दे चुके थे इसको। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जड़त्व जो गैलीलियो साहब थे, गैलीलियो साहब का जन्म समझिए कि 1564 ईस्वी में हुआ था, 1564 ईस्वी में हुआ था, और इनका डेथ 1642 ईस्वी में हुआ था। और 1642 ईस्वी में इनका, गैलीलियो साहब का डेथ हुआ था, ये मरे थे। और 1642 ईस्वी में न्यूटन साहब ने जन्म लिया था, इनकी पैदाइश हुई थी इंग्लैंड में। तो आप समझिए दोस्तों, गैलीलियो साहब बहुत पहले ही जड़त्व का नियम दिए गए थे, और इस जड़त्व के नियम से ही न्यूटन साहब ने निकाल के अपना न्यूटन का प्रथम नियम दिया है। जड़त्व नियम ही है, बिल्कुल। आप न्यूटन के प्रथम नियम को समझिए और जड़त्व को समझिए, बिल्कुल एक ही है, बस बातें घुमाकर कही गई हैं। आप देखिए, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जड़त्व क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी पिंड या वस्तु द्वारा उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। मतलब कोई वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ये विरोध के गुण को हम जड़त्व कहते हैं। और आगे देखते हैं क्या कहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थानांतरण गति में इसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थानांतरण गति में इसके जड़त्व की माप है। मतलब इसका जो द्रव्यमान है यही जड़त्व की माप है। डायरेक्टली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि ये जो जड़त्व है, आप और आगे चलेंगे तो मैं और इसे और सिंपल लैंग्वेज में करूंगा, आप बिल्कुल समझेंगे। लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसको। भारी द्रव्यमान की वस्तु की विरामा अवस्था या एक समान गति को परिवर्तित करना कठिन है, इसका विलोम भी सत्य है। हम इसे और भी समझाएंगे। मतलब इसे समझिए कि यदि कोई वस्तु भारी है, जितना ही अधिक भारी होगी तो उसके अवस्था में परिवर्तन करना हमें उतना ही कठिन होगा, बस यही कह रहा है। और इसका विलोम ये है कि यदि कोई वस्तु हल्की है तो उसे परिवर्तन करना आसान होगा। जैसे देखिए, हम फिगर में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई पिंड है, ये कोई बॉडी है, इस पर कोई हम फोर्स लगा रहे हैं। हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, और फोर्स लगाए तो जानते हैं हम फोर्स लगा रहे हैं तो कोई इसका विरोध कर रहा है। भाई हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर कोई विरोध नहीं करता तो डायरेक्टली जो ये हमारी बॉडी है तुरंत बाहर गिर जाती, दूसरी तरफ पलट जाती। लेकिन इसका कोई विरोध कर रहा है। अब यही विरोधी बल ही इनर्शिया कहलाता है। यही विरोध, जो विरोध कर रहा है इसका, वही इनर्शिया, यही जड़त्व है। देखिए, हमने जैसे ही बल हटाया फिर ये पुनः अपनी अवस्था में आ गई। मतलब ये क्या कर रही है, अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है। और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो जड़त्व है, ये जो इनर्शिया है, ये रियल लाइफ में भी उपयोग होती है। आप इसे थोड़ा सा एब्जॉर्व करेंगे रियल लाइफ में, तो बिल्कुल ये रियल लाइफ में भी एब्जॉर्व होती है। जैसे सुनिए, एक मिनट ध्यान दीजिए। ये सोना है दोस्तों, सोचिए सोना, ये सोना नहीं है, ये सोने वाला सोना है, जो हम सोते हैं, नींद लेते हैं, ये जो स्लीपिंग है। देखिए कैसे इनर्शिया, हम अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। जैसे हम सोए हैं, अब सोने के बाद तुरंत हमें कहिए कि हम दौड़ने लगे तो हम नहीं दौड़ पाएंगे, हम दौड़बे नहीं करेंगे, दौड़ ही नहीं पाएंगे। तुरंत सोए, तुरंत खाने के लिए तो हम खा ही नहीं पाएंगे। हम अपने अवस्था का परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। हम तुरंत खाए, जैसे हम तुरंत जगे, तुरंत खाना दो, तुरंत खाए, ये मतलब तुरंत उठे, तुरंत खाने के लिए कहा जाए तो हम नहीं खा पाएंगे। आप दौड़ रहे हैं, तुरंत दौड़। अब देखिए अपने रियल लाइफ में, अब इसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए दोस्तों
कि आप दौड़ रहे हैं, आप तुरंत दौड़ रहे हैं, आप तुरंत रुक कर तुरंत गए खाना खाने के लिए, नहीं खा पाएंगे। हम अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, आप कहीं रहने के लिए जाएंगे, आप कहीं रहने के लिए जाने के लिए सोचिए कि मैं यहाँ से चल के इलाहाबाद कहीं रहूं, चाहे कहीं भी जाऊं, कहीं पढ़ने के लिए जाऊं, कहीं रहूं, तो वहां देखिए आपको अवस्था परिवर्तन का विरोध करेंगे, सोचेंगे कि नहीं, मैं यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे मैं घर चला जाऊं मेरे लिए अच्छा होगा, चाहे आप कहीं बम्बई जा कहीं जाइए कमाने के लिए जाइए, तो देखिए हम अवस्था परिवर्तन का अपने आप विरोध करेंगे कि मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, और अच्छा भी नहीं लगेगा, घर से जब बाहर जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो क्या कर रहे हैं, ये अवस्था परिवर्तन का विरोध हो रहा है। अपने रियल लाइफ में भी जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे कि हम अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आप इसे समझने की कोशिश कर रहे होंगे दोस्तों। एक लाइन और लिखा गया, देखिए, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होता है। आप तो इसे बिल्कुल समझ गए होंगे कि जितना ही वस्तु भारी होगी तो उसे हम यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये पिंड है, ये स्थिर अवस्था में है, ये स्थिर अवस्था में है, तो इसको हम गति देंगे तभी तो इसका अवस्था परिवर्तन होगा। ये जितना ही भारी होगी, मान लीजिए कि पहले 50 केजी की है, अब बाद में चल के ये 100 केजी का हो गया, तो अब इससे देखिए 50 केजी को हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं इसको, लेकिन 100 केजी का हो गया तो थोड़ा सा और अधिक हमको बल लगाने की कोशिश करेंगे। और मान लीजिए कि यही 1000 केजी का हो गया, 1000 केजी का हो जाएगा, तो इससे और अधिक हमको बल लगाना पड़ेगा इसकी अवस्था में परिवर्तित करने का बल हमें और अधिक प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ये हो क्या रहा है, हम अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। जितना ही द्रव्यमान बढ़ रहा है, इस लाइन के अनुसार हम जितना ही द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं, हमें अवस्था परिवर्तन करना उतना ही कठिन चला जा रहा है। तो चलिए और आगे देखते हैं। जड़त्व तो 2 प्रकार के होते हैं, विरामावस्था का जड़त्व और गति का जड़त्व। विरामावस्था का जड़त्व क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यही समझ लीजिए कि बिल्कुल ये विरामावस्था का जड़त्व। देखिए क्या लिखा गया, विरामावस्था को स्वयं द्वारा परिवर्तित करने की अक्षमता को व्यक्त करता है। मतलब उसकी क्षमता नहीं है कि हम उसकी अवस्था को परिवर्तन कर दे। स्वयं अपनी अवस्था को, कोई वस्तु है वो रखी हुई है, वो स्थिर अवस्था में है, तो स्वयं बिल्कुल अपने आप से परिवर्तित नहीं हो सकती है जब तक कि कोई इस पर कोई दूसरा वर्क न करे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया विरामावस्था का। जैसे आप एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आम का पेड़ है, उसके डाली को झकझोर दिए तो आम गिरने लगते हैं। हो क्या रहा है दोस्तों, आम का जो आम है वो तो स्थिर अवस्था में है, लेकिन उसकी जो डाली है आप हिला दिए हैं तो वो तो गति की अवस्था में हो गई है। तो आम जो है वो उसका विरोध कर रहा है, उसकी वजह से वो टूट के नीचे गिरने लग रहे हैं। आप सोचिए कि आप गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, और आप बैठे हैं और अचानक गाड़ी चल दे तो आप तुरंत पीछे की तरफ झुक जाएंगे। क्यों झुक जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका विरोध हो रहा है। आप बैठे हैं और गाड़ी आगे चल दी है, तो इसका मतलब हो क्या रहा है, देखिए इसे आप समझने की कोशिश करिए। हो क्या रहा है, आप विरामावस्था में हैं, आप तो रुकना चाह रहे हैं। हमारा अवस्था क्या है कि हम विरामावस्था में बने रहें। हमारा तो अवस्था ये है कि हम विरामावस्था में गाड़ी पर बैठे हैं तो बैठे ही रहें। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये जा रहा है कि गाड़ी चल दे रही है। जब चलेगी तो हमारी अवस्था बदलेगी, हमारी अवस्था बदल रही है, तो उसी का हम विरोध कर रहे हैं, उसकी वजह से हम पीछे गिर जाते हैं। और देखिए, जैसे आप समझिए कि आप कंबल है, कंबल में गर्दा लगा है, यदि आप डंडे से पीटते हैं तो उसमें से हो क्या रहा है, वो तो स्थिर अवस्था में है, लेकिन जैसे ही हम डंडा मारते हैं तो उसमें जो कण है, जो धूल के पार्टिकल है, कण है, वो गति की अवस्था में आ जाते हैं, उसकी वजह से वो गिर जाते हैं नीचे। तो इस तरह से भी हम काम करते हैं कि जो कंबल है उसे डंडे से पीटकर, अच्छा एक खटिया है उसमें डंडे से पीटकर उसमें से हम गर्दा निकाल देते हैं। तो ये इसी वजह से निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं, हम उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। वो स्थिर अवस्था में डंडे मार के गति कर देते हैं, तो धूल के कण जो है वो स्थिर अवस्था में बने रहते हैं, लेकिन जो उसके कण है, जो कंबल है वो गति की अवस्था में जाता है, लेकिन धूल के कण गति की स्थिर अवस्था में रहते हैं, उसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। अब देखिए गति का ये जड़त्व क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। देखिए और हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। गतिशील वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती है। आप भी जानते हैं कि कोई वस्तु गतिशील है, ये जड़त्व का गति का नियम है कि कोई वस्तु गतिशील है तो उसकी अवस्था में स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब कि कोई इस पर बाह्य बल लगेगा तभी वो परिवर्तित होगा।
तो अचानक समझिए कि कोई गाड़ी है चल रही है, यदि हम अचानक से ब्रेक मार दिए, हम परिवर्तित कर रहे हैं उसकी अवस्था को, कोई गतिशील है समान वेग से चल रही है, यदि हम ब्रेक मार दिए तो उसकी अवस्था में हम परिवर्तन कर दिए, उसको हम रिटार्डेशन कर, उसमें हम ब्रेक मार रहे हैं तो उसे हम रोक रहे हैं। देखिए, तो अब कोई वस्तु, हम भी गतिशील हैं तो हम अपनी अवस्था को परिवर्तित, अब हमारी अवस्था का परिवर्तन होगा। अब हम गाड़ी रुकेगी और हम गतिशील अवस्था में रहना चाहेंगे तो इसकी वजह से हम आगे झुक जाएंगे, इसकी वजह से हम आगे चलेंगे, क्योंकि हम गति की अवस्था में तो गति रहना चाहेंगे, लेकिन गाड़ी जब ब्रेक लग गई है तो उसका क्या होगा, उसका हम विरोध करेंगे, तो यानी कि हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अनेकों उदाहरण हैं, आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा। अब देखिए इसका जड़त्व की दिशा क्या होगी, आप डायरेक्शन समझिए, डायरेक्शन क्या होगा, आप ही दिमाग लगाइए। आप डायरेक्शन क्या होगी, सोचिए कि गाड़ी चल रही है, कोई ब्रेक मार रहा है, तो देखिए जड़त्व किसे कहते हैं, जो विरोध करने का गुण है वही जड़त्व है। तो जैसे ही विरोध कर रहे हैं, विरोध का मतलब हम ब्रेक मार रहे हैं तो इसका विरोध हो रहा है, हम विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसके विपरीत हमारी दिशा हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में हमारी गाड़ी चल रही है उसकी विपरीत दिशा में हमारा क्या हो जाएगा, हमारी दिशा हो जाएगी। एक मिनट यही समझने की कोशिश की, जब मैं इस बॉल को इस दिशा में ढकेलने की कोशिश कर रहा हूं, इतना ढकेल दिया, लेकिन इसका परिवर्तन हो रहा है ना, इसका विरोध हो रहा है, इसके तरफ मैं इस तरफ से बल लगा रहा हूं तो इस तरफ जड़त्व तो इसका विरोध हो रहा है, तो इसके विपरीत जिधर हम बल लगाए उसके विपरीत जड़त्व कार्य कर रहा है। इसको समझने की कोशिश करिए, उसके विपरीत हमारा जड़त्व काम कर रहा है। और हम आगे संवेग देखेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप जो न्यूटन का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, बिल्कुल एक ही है, लेकिन इसमें जैसे जैसे आगे चला गया है उसको सिंप्लीफाई करते गए हैं और एक अलग रूप लेता चला गया है दोस्तों। वरना आप इसे जब तीनों नियम को पढ़ेंगे तो बिल्कुल लगेगा आपको कि ये सेम ही है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करते गए हैं तो कुछ चीजें उसमें से निकल कर आई है। जैसे देखिए संवेग क्या है, संवेग ही जड़त्व से तुरंत चला आया है, संवेग जड़त्व से ही आया। देखिए क्या संवेग कह रहा है, गति का मात्रात्मक, मतलब जो मात्रा है उसकी, गति का मात्रात्मक प्रभाव व्यक्त करने वाले भौतिक राशि को संवेग कहते हैं। जो इसकी मात्रा है, P बराबर mv होता है, P संवेग से व्यक्त करते हैं और m द्रव्यमान जानते हैं, v वेग जानते ही हैं आप, तो P बराबर mv होता है। और जो इसका डिपेंडेंसी होती है बिल्कुल ये द्रव्यमान पे होती है, और देखिए जो ये संवेग है ये एक सदिश है, ये संवेग जो है ये सदिश है, संवेग सदिश है, और इसका मात्रक जानते ही हैं कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा। और इसकी दिशा देखिए, संवेग की दिशा क्या होगी दोस्तों, संवेग की दिशा जो इसकी वेग होगा, ये जो इसका वेग होगा यही संवेग की दिशा होगी, संवेग की दिशा, इसका वेग ही संवेग की दिशा होगी। और जो ये वेग है दोस्तों, हम रियलिटी में इसकी हम बात करें तो वेग यहाँ बहुत कम लिया गया है, नगण्य के बराबर मतलब वेग लिया जाता है। ये डिपेंड करता है बिल्कुल मास पे, ये बिल्कुल डिपेंड करता है मास पे, ये जड़त्व से ही लिया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।